वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के पार्ट के ऊपर। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। इसके बाद अपन इस चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, या ये कहो कि इस वाले पार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें शुरुआत करते हैं अपन सिंप्लेक्स मेथड से। शुरुआत करेंगे अपन सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स मेथड क्या काम में आता है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल है, उनको सोल्व करने का जो मेथड होता है, उनको सोल्व करने का तरीका आप सिंप्लेक्स मेथड से देख सकते हो, ठीक है। तो दो या दो से अधिक चरों वाली समस्याओं को हल करने के लिए सिंप्लेक्स विधि काम में ली जाती है, ऐसा इसमें कहा जाता है। इसमें शुरुआत करते हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, यानी कि न्यूनता पूरक चर तथा आधिक्य पूरक चर, ठीक है। स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, ये दो वेरिएबल के नाम है। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। स्लैक वेरिएबल क्या होता है, पहले तो समझो आपको प्रॉब्लम किस टाइप से दी हुई होती है। आपको प्रॉब्लम दी हुई होगी मैक्सिमम जेड बराबर, ठीक है। यहाँ जैसे कुछ भी आपको दे देगा, जैसे 2x1 प्लस 3x2, ठीक है। और नीचे मान लो आपको दे दिया जैसे सच देट, यानी कि ये प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध दे देगा ये जैसे x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ दे दिया मान लो x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये दो कंडीशन एंड तथा ये कह देगा x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। इस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम होगी। इसको सोल्व करने के लिए अपन सिंप्लेक्स मेथड काम में लेते हैं। अब ये दो वेरिएबल के नाम आपने देखे, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर, यानी कि स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। ये होते क्या है, स्लैक वेरिएबल तो क्या होता है और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा है न्यूनता पूरक, न्यूनता मतलब जो न्यूनतम है, ठीक है। जैसे मान लो आपको इसको सिंप्लेक्स मेथड में हल करने के लिए इन इनइक्वलिटीज को, ये क्या है, इनइक्वलिटीज है, इन इक्वलिटीज को आपको इक्वल में बनाना होगा। इसके लिए देखो लेस देन है, मतलब लेस देन का मतलब क्या होता है, ये छोटा है इधर वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आप इस इक्वल को मत देखो, बस लेस देन वाले को देखो। ये किधर, इधर वाला कैसा है, छोटा है। छोटा है मतलब इसको बराबर कब आएगा, ये बड़ा कब होगा, यानी कि ये बराबर कब आएगा, जब इसमें कुछ ऐड कर दूंगा तब ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है छोटा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो ये बराबर होगा। तो कुछ ना कुछ ऐड करूंगा मैं, उसी ऐड करने वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूनता पूरक चर बोलते हैं, यानी कि स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। मतलब न्यूनतम वाले को आप बड़ा कर रहे हो, न्यूनतम वाले को, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसमें x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 4। तो आप क्या कहोगे, यहां x3 क्या है, स्लैक वेरिएबल है। x3 क्या है, यहां स्लैक वेरिएबल है। इस कंडीशन पे आओ, ये कैसा है, ग्रेटर देन है। ये कैसा है, ग्रेटर देन है, मतलब इस बार कैसा है, बड़ा है। इसको बराबर लाना है, मतलब नीचे लाना है, मतलब इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। कुछ घटाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो मैं इसमें से x4 घटा देता हूं, x3 आ चुका, तो x1 प्लस x2 माइनस x4 बराबर 5, ठीक है। तो x4 यहां क्या हो गया, सरप्लस वेरिएबल हो गया, यानी कि आधिक्य पूरक चर हो गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एलिमेंट जोड़ रहे हो, जोड़ने वाला तो कौन सा होता है, स्लैक। अगर आप घटा रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो कौन सा होता है, सरप्लस। ये दो चीजें ध्यान रखना, यही इसकी डेफिनेशन होती है,
ठीक है, यही क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये होती है इसकी। अब आता है इसका मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। इस लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार से होती है, ठीक है, ये वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग का मानक रूप। इसका मानक रूप ध्यान रखना, ये होता है मैक्सिमम z बराबर सी एक्स सच देट यहां कंडीशंस आती है, ठीक है, एंड जितने भी ये आता है ए एक्स बराबर बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है इसका, ठीक है। कहने का मतलब यहां सी ध्यान रखना, ये सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, ए बी क्या है, कांस्टेंट है, बी भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको जैसे क्वेश्चन दे देता है कि निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आप मैट्रिक्स फॉर्म में बदलो, ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले कंडीशन, यहां अगर आपको मिनिमम दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में यहां अगर जैसे मिनिमम z बराबर कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आपका होगा इसको मैक्सिमम में बदला जाए, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसको मैक्सिमम में बदला जाए। मैक्सिमम में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसको माइनस से गुणा कर दोगे, ठीक है। जैसे ही माइनस में गुणा करोगे तो ये मैक्सिमम में बदल जाएगा, तो मैक्सिमम z डैश बराबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट काम यही होना चाहिए कि अगर ये मिनिमम में दिया हुआ है तो इसको मैक्सिमम में बदलो। उसके बाद इसकी इनइक्वलिटीज को बदलो, लेस देन है तो जोड़ो, ग्रेटर देन है तो घटाओ, और लास्ट में इसको सोल्व करो, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैंने बता दिया आपको, अगर मिनिमम दिया हुआ है तो सबसे पहला काम होगा उसको मैक्सिमम में बदलो। एक देखो क्वेश्चन लेते हैं इसका, बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एलपीपी, एक्सप्रेस द following LPP in the matrices form, in the matrices form, ठीक है। और LPP दी हुई है आपको, मिनिमम z बराबर माइनस का 3x1 माइनस का 5x2 प्लस का 4x3। प्रतिबंध दिया हुआ है आपको 2x1 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 8, फिर है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल्स टू 15, फिर है 2x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रॉब्लम दी हुई है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलो, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए देखना, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, इस मिनिमम को हटाओ, ठीक है, इसको मैक्सिमम में बदलो। मैक्सिमम में बदलने के लिए क्या करोगे, इसको माइनस से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस मिनिमम वाली कंडीशन को मैक्सिमम में बदलने के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मैक्सिमम z डैश बराबर माइनस z बराबर माइनस का माइनस 3x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3, यानी कि ये हो जाएगा मैक्सिमम z डैश बराबर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का,
ठीक है, सच दैट वाली कंडीशन में आओ अब। सच दैट यहां देखो सबसे पहले में कैसा है, लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू है मतलब वेरिएबल क्या होगा, इसमें ऐड होगा। तो देखना 2x1 प्लस 3x3 प्लस x3 है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 3x3 बिल्कुल प्लस x4 बराबर 8। ठीक है, आगे वाले में चलो, इसमें आओ 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस 0 इंटू x4, 0 लिख दो। ठीक है, ताकि अपने को ये ध्यान में रहे आगे कौन सा आएगा, इसलिए हमने पहले ही 0 से मल्टीप्लाई करके x4 जोड़ दिया। फिर प्लस, इस बार भी लेस देन है तो प्लस कौन सा होगा, x5 होगा बराबर में 15। अब आगे चलो, इसमें देखो ग्रेटर देन इक्वल है मतलब कैसा होगा, माइनस होगा। तो देखो 2x1 2x2 है प्लस 5x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस x6, अब माइनस होगा, माइनस x6 बराबर 10। ठीक है, जो भी वेरिएबल अपन ने लिखे हैं वो यहां भी ऐड कर दो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके, x4 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। ठीक है, ये यहां क्या कर दो आप, ऐड कर दो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं। अपने पास जेड डैश बराबर क्या होता है, सी एक्स होता है। जेड डैश बराबर क्या होता है, सी एक्स होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जेड बराबर क्या होगा, सी एक्स होगा मैक्सिमम, यही बताया था। तो सी तो कौन सा होगा, जितने भी जो x1 x2 के जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ जो कांस्टेंट है वो आ जाएंगे। तो जेड डैश बराबर सी के साथ आ जाएंगे 3 5 माइनस का 4 0 0 0। x के साथ आ जाएगा जितने भी ये जो है वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान रखना। एंड यहाँ आ जाएंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ कौन से आ जाएंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, फिर ax प्लस इंटू बी। ठीक है, फिर क्या आता है, ax बराबर b, ax बराबर क्या आता है, b आता है। ठीक है, तो a तो कौन से होते हैं, जो x1 x2 इनके जो कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे a में। तो देखो x1 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है। x2 का क्या है, 0 है क्योंकि x2 है ही नहीं। x3 का कितना है, 3 है। x4 का कितना है, 1 है। x5 का कितना है, 0 है। x6 का भी कितना है, 0 है। यहां लगा दो सुविधा के लिए x1 x2 x3 x4 x5 x6। नीचे वाले में आओ, x1 का कितना है, 3 है। x2 का कितना है, 2 है। x3 का कितना है, 4 है। x4 का कितना है, 0 है। इसका 1 है। x6 का 0 है। फिर और नीचे आओ, x1 का यहाँ 0 है, x2 का 2 है, x3 का 5 है, x4 का 0 है, x5 का भी 0 है, इसका -1 है। ठीक है, और इनटू में क्या है, a x है, तो x तो आ जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 बराबर में कितना है, b है। बराबर में क्या है, b है। और b ध्यान रखना हमेशा ये इक्वल वाले होते हैं। ठीक है, तो 8 15 10 ये b आ गया। ठीक है, अब तो मैट्रिक्स फॉर्म सीधी सीधी दिख गई होगी आपको। ठीक है, तो देखना तो a का मान तो कौन सा है, ये वाली मैट्रिक्स। अतः a बराबर तो क्या हो गया, 2 0 3 1 0 0 3 2 4 0 1 0 फिर 0 2 5 0 0 -1। ये तो आ गया आपके पास a का मान। फिर देखो इसी प्रकार x बराबर आपके पास हो गया x1 x2 x3 x4 x5 x6। c का मान आपके पास आ गया 3 5 -4 0 0 0।
और b का मान आ गया आपके पास 8, 15, 10। यही क्या होगा, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, उस एलपीपी का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस प्रकार का आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो सबसे पहली कंडीशन मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम में आपको दिया हुआ है तो उसको मैक्सिमम में बदलो माइनस से गुणा करके। दूसरी कंडीशन, अगर लेस देन का इनइक्वलिटी है तो वहां पे ऐड करो, अगर ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी है तो वहां पे माइनस करो। ठीक है, और जो फॉर्म होती है z बराबर सी एक्स, ए एक्स बराबर बी, इस प्रकार की आपकी फॉर्म होती है। अब चलते हैं अपन इस सिंप्लेक्स विधि को हल कैसे किया जाता है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन की सहायता से हम सीखेंगे। अब एक बुक से एक क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं। Solve the following LPP. ये दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम z बराबर 5x1 प्लस 3x2, सच डेट 3x1 प्लस 5x2, 5x1 प्लस 3x2, फिर 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 15, फिर 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई साहब। ठीक है, पहले तो इसको चेंज करो। ठीक है, इक्वल वगैरह में सब में चेंज करते हैं। तो देखो पहले ये देखो ये मैक्सिमम में है या नहीं है। फर्स्ट काम, सबसे पहला काम किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए आपका पहला काम होना चाहिए, इसको चेक करना है ये मैक्सिमम में है या नहीं है। अगर ये मैक्सिमम में है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एज इट इज लिख दो इसको, मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम z बराबर 5x1 प्लस 3x2। अगर ये मैक्सिमम में नहीं है, मैक्सिमम में नहीं है इसका मतलब किस में होगा, ये मिनिमम में होगा। मैक्सिमम में बदलने के लिए क्या करोगे, इसको माइनस से गुणा करोगे। ठीक है, लेकिन ये पहले से मैक्सिमम में था तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सच दैट वाली कंडीशंस पे आओ। ठीक है, 3x1 प्लस 5x2, यहां चेक करो इनइक्वलिटी कैसी है। इनइक्वलिटी कैसी है, लेस देन में है। लेस देन में मतलब ये भाई साहब कैसा है, छोटा है। इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐड कर दो, x3 को बराबर में 15। पहले देख लेना यहां कितने वेरिएबल है, यहां x3 पहले से दिया हुआ है, मतलब इनमें कहीं ना कहीं x3 भी है, तो वो x4 ऐड होगा। ठीक है, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये x3 यहां भी जोड़ दो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन है 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 आ चुका, तो x3 को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर प्लस यहां लेस देन इक्वल है वापस, मतलब कुछ ना कुछ ऐड होगा, मतलब x4 बराबर 10। ठीक है, ये x4 यहां ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि एंड x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि आपके पास सारणी जो इस प्रकार से बनेगी, a बराबर मैट्रिक्स जो होगी वो होगी 3 5 1 0, फिर 5 2 0 1। अब भाई साहब यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। यहां जो भी यहां x1 है, यहां x2 है, यहां x3 है, यहां x4 है, यहां जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी बननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहां ग्रेटर देन इक्वल होता, यहां ग्रेटर देन इक्वल होता तो हम क्या करते, इसको घटाते तो ये कैसा आता, -1 आता। -1 आता तो इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही है।
ठीक है, आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ ये माइनस था, अब इसमें एक वेरिएबल हम और जोड़ते हैं x5, ठीक है। तो यहाँ x5 ये 0 1, फिर x3 और x5 के बीच में आइडेंटिटी बन रही होती है, ठीक है। तो पहला काम यही चेक करना है कि इन दो वेरिएबल जो आपने ऐड किए हैं उनके बीच में आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। आइडेंटिटी बनना बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी नहीं बन रही है मतलब आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। चांसेज क्या, वैसे मान लो गलत ही है, ठीक है। तो फर्स्ट काम ये यहां तक होना चाहिए। मेरी आइडेंटिटी यहां ऑलरेडी बन रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। अब मुझे सारणी बनानी है सिर्फ, ठीक है। तो सारणी बनाता हूं, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो देखो यहां तो आता है B, यहां आता है CB, ठीक है, यहां आता है CB, यहां आता है XB, ठीक है। यहां अब देखो कौन में कौन सी जगह कौन से एलिमेंट आते हैं, ये चीज देखना। यहां जो B है, B वाले एलिमेंट कौन से बताए थे, जो इक्वल में होते हैं वो कौन से आते हैं, B में आते हैं, ठीक है। वो कौन से किस में आते हैं, B में आते हैं। ये CJ होता है यहां, और ये XB, और ये X1, X2, X3, X4, जितने वेरिएबल है कहां तक है, X4 तक है, तो X4 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो CJ में कौन आते हैं, इस वाली रो में कौन से एलिमेंट आएंगे, इस वाली रो में आएंगे इसके जो कोफिशिएंट है, मतलब 5 3 0 0, यहां तो आ जाएगा 5 3 0 0, ठीक है। यहां जो मैट्रिक्स अपनी बनी थी ए वाली वो आ जाएगी यहां, मतलब 3 5 1 0, फिर 5, फिर 2, फिर 0, फिर 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और देखो बी में आ जाएंगे ये इक्वल वाले, मतलब 15 और 10। एक्स बी में, एक्स बी का मतलब होता है जो आपने वेरिएबल्स जिनके बीच में आइडेंटिटी बन रही है, किसके बीच में बन रही है, x3 और x4 के बीच में बन रही है। तो यहाँ x3, यहाँ x4, और CB में जो x3 और x4 के जो कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जो x3 और x4 के कोफिशिएंट यहाँ से देखो 0 और 0, क्योंकि C का मान यही होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये आपकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल होगी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अपना आंसर नहीं मिलेगा। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन ये सही है या नहीं है। CJ, फिर CB, XB, फिर B। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन अपना एकदम सही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी टेबल बनेगी। पहली टेबल समझ लेना, ऐसे मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो ये मानकर चलो कि आपका जो ये क्वेश्चन समझ में आने का मतलब है आपका आगे वाले 2 चैप्टर क्लियर होना है, ये वाला भी प्लस आगे वाला भी, क्योंकि आगे जो ड्यूअलिटी का पार्ट है, ड्यूअलिटी में भी सेम तरीके से टेबल बनती है, ठीक है, सेम ही प्रोसेस रहती है। यहां से हम निकालते हैं अब ZJ माइनस CJ, ठीक है, ZJ माइनस CJ हम निकालेंगे। ZJ माइनस का मतलब होता है CB इंटू XB, ठीक है, मतलब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे और माइनस ये वाले करने हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, ठीक है। यानी कि 0 को 3 से गुणा करो, 0 को 3 से गुणा कर दोगे तो 0, फिर प्लस 0 को 5 से गुणा करो 0, फिर माइनस ये, तो 0 माइनस 5 तो कितना आ गया, माइनस का 5। इसी प्रकार अब इससे मल्टीप्लाई करो, ये 0 प्लस 0 माइनस 3, तो माइनस 3, ये 0 माइनस 0, ठीक है, ये 0 माइनस 0। तो आपको क्या मिला, ZJ माइनस CJ मिला, माइनस का 5 माइनस का 3, 0 और 0। ZJ माइनस CJ कैसे निकालना आपको, ZJ का मतलब तो होता है भाई साहब इसका गुणा इसका, ठीक है, मतलब इस CB को गुणा करो इस XB से, यानी कि 0 गुणा 3 प्लस
फिर इसको गुणा करो 0 गुणा 5, अगर तीसरी भी कोई सी जगह हो मतलब एक रो और हो तो फिर प्लस उसको भी गुणा करो, फिर माइनस सीजे वाली ये लाइन, ठीक है, मतलब माइनस का 5, तो कितना बच गया, माइनस का 5 बच गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो सीजे का मतलब क्या होता है, इसका गुणा इससे फिर प्लस इसका गुणा इससे फिर माइनस ये सीजे। अगली बात समझ में। अब आपका अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा आपका इन पूरी की पूरी जेड जे माइनस सीजे में देखो सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, इस जेड जे माइनस सीजे में से सबसे छोटा कौन सा है, नेगेटिव वाला होगा सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है, -3 छोटा है कि -5, -5 छोटा होता है, तो ध्यान रखना -5 इसका एंटरिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एंटरिंग एलिमेंट वो कौन सा होगा, -5, ठीक है। अब यहां एक रो और एक कॉलम और बनेगा जिसको बोलते हैं अपन bi/xi, ठीक है, bi/xi। bi का मतलब तो ये b होता है, xi का मतलब जो रो एंटर करिए, एंटर कौन सी करिए, ये वाली रो, मतलब इसी को xi बोलते हैं। मतलब bi/xi मतलब इसमें भाग दो 15/3, यानी कि 15/3 का मतलब कितना होता है सर, 5 होता है। फिर 10/5 का मतलब 2 होता है। बोलो ये बात समझ में आई? क्लियर है सभी स्टूडेंट को? एक बार दोबारा इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो पूरा का एक क्वेश्चन भी नहीं, बस ये एक टेबल समझ में आ गई तो ऐसे मान लो पूरा का पूरा रिपीट होता है मामला इसमें फिर, ठीक है। तो देखो जेड जे माइनस सीजे समझ में आया, फिर एक रो यहाँ bi/, जैसे एंटरिंग एलिमेंट मिलेगा, एंटरिंग एलिमेंट मतलब ये पूरी की पूरी रो मिल गई, ठीक है। मुझे अब bi/xi चाहिए, bi का मतलब तो ये b होता है, इसको b लिख लो आप, कंफ्यूज ना हो। b/xi, xi का मतलब ये 4 वाली रो है, 1 2 3 4, i का मतलब कितना भी हो सकता है। यहाँ मेरे पास एंटरिंग वाली कौन सी आई, ये वाली आई, ठीक है, मतलब x1। तो अब कौन सा आ गया यहाँ, b/x1, ठीक है। जो एंटरिंग वाली होगी ना उसका भाग लगेगा, जो एंटरिंग रो होगी उसका भाग लगेगा b के अंदर, तो b ये रहा, इसमें भाग दे दो तो ये वाली आ गई। अब इन दोनों में से मिनिमम देखो, अब इन दोनों में से मिनिमम देखो, दोनों में मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो इधर से 2 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा। इधर से ये घुस रहा है, इधर से ये घुस रहा है, किसको काट रहे हैं, ये 5 को काट रहे हैं, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, इसका ब्रैकेट में बंद कर दो, ये इसका की एलिमेंट हो जाएगा। तो की एलिमेंट क्या आ गया सर, 5 आ गया, ठीक है। की एलिमेंट क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये फर्स्ट रो का, इस फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड सिंप्लेक्स बनानी है। अब मुझे सेकंड सिंप्लेक्स बनानी है, तो देखना सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। देखो सेम बाकी ऐसे कैसे रख दो, ये सीजे ऐसा का ऐसा, ये बी ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये 5 3 0 0, यहाँ x1 x2 x3 x4 ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये सी बी ऐसा का ऐसा, ये एक्स बी भी ऐसा का ऐसा। बस ये तो सारे ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब जो चेंज होने वाली चीज है उस पर चलते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां से चेंजमेंट स्टार्ट होगा। अब देखो एंटर कौन किया, x1 किया, इधर से एंटर होगा, इधर से आउटगोइंग होगा, ध्यान रखना। तो एंटर कौन किया, एंटर किया सर x1, इधर से आउटगोइंग कौन हुआ, ये जा रहा है x4 को क्या ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, ठीक है। मतलब x4 क्या हो गया, आउटगोइंग, मतलब यहां से x4 क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। पता कैसे चला x4 आउटगोइंग हुआ है, क्योंकि यहां से देखो ये तीर जा रहा है, किस पे लग रहा है, x4 पे। ये तीर किसको ले जा रहा है, x4 को ले जा रहा है बाहर। इधर से एंटर कौन कर रहा है, एंटर कर रहा है x1, मतलब बाहर तो चला गया x4, एंटर कर गया x1, तो यहां कौन आ जाएगा, x1, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो x3 तो ऐसा का ऐसा, एंटर कौन किया सर, x1 किया, ठीक है। अब x1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ 5 है, तो यहां कितना आ जाएगा 5, x3 का पहले से कितना है, 0 है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई। अब बी भी दोबारा चाहिए, मतलब अब मुझे ये 2 रो दोबारा निकालनी है, एक ये रो निकालनी है, एक ये रो निकालनी है।
जो की एलिमेंट सबसे पहले जो निकलेगी सेकंड टेबल के अंदर, सबसे पहले जो रो निकलेगी वो निकलेगी हमेशा और हमेशा की टेबल वाली। जो की एलिमेंट है उस की एलिमेंट वाली रो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी रो निकलेगी? ये वाली। कैसे निकलेगी? पूरी की पूरी टेबल के अंदर, सॉरी पूरी की पूरी इस रो के अंदर आप क्या कर दो, 5 का भाग दे दो। ठीक है, 5 का क्यों? क्योंकि की एलिमेंट है। तो आप क्या कहोगे, ये रो निकालने के लिए आप पूरी की पूरी रो के अंदर आप की एलिमेंट का भाग दोगे। तो 10 के अंदर 5 का भाग दोगे तो 2 आया, 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आया, 2 में दोगे तो 2/5, 0, फिर 1/5। बोलो ये कहानी समझ में आई सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब मुझे ये वाली रो चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखो बस ये लाइन और समझ लेना, फिर आपकी मतलब जो क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये लास्ट लाइन है इसकी समझने वाली। फिर आपको क्या करना है, ये वाली रो निकालनी है। तो इसके लिए ये वाली रो तो ऐसे क्या, ऐसा लिख दो 15, 3, 5, 1, 0। रफली वर्क है ये, रफ की साइड में ये ऐसा का ऐसे रख दो, फिर माइनस, फिर जो टेबल आई है उसको -1। ठीक है, फिर इसको गुणा करो, जो कौन सी रो निकाल रहे हो। यहां ध्यान रखना कई क्वेश्चन में 4-4 लाइनें बनेगी, यहां भी होगा यहां भी होगा। अब आप की एलिमेंट ये है, मान लो यहां भी लाइन है यहां भी लाइन है। अब आप कौन सी लाइन निकाल रहे हो, ये लाइन निकाल रहे हो, तो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाली लाइन का एलिमेंट लो। ठीक है, अगर ये वाली लाइन निकाल रहे हो, मान लो नीचे भी एक लाइन होती और आप ये वाली लाइन निकाल रहे होते, तो आप क्या करते, की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला देखो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन मैं कौन सा निकाल रहा हूं, ये वाली लाइन निकाल रहा हूं, तो इसके लिए की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, कौन है, 3 है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो देखो 15 - 6 9, 3 - 3 0। ये देखो 5 - 6/5 19/5। फिर देखो ये 0 तो 1, ये माइनस का 3/5। तो ये रो आ गई 9, 0, 19, 1 -3/5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अपनी रो आई है 9, 0, 19/5, 1 -3/5। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब बस ये कहानी समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, इसका मतलब अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वापस निकालो ZJ - CJ। अब वापस मुझे निकालना है ZJ - CJ। तो ZJ - CJ की कहानी सीधी सी है, इसको गुणा करो इससे, फिर प्लस इसको गुणा करो इससे 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। बोलो कहानी समझ में आई? ZJ - CJ कैसे निकाल रहे हैं, 0 को गुणा करो 0 से। पहले तो ZJ निकालो, ZJ का मतलब 0 को गुणा करो 0 से, फिर प्लस 5 को गुणा करो 1 से। ठीक है, कितना आया, 0 + 5 = 5, मतलब ZJ का मान यहाँ आया 5। ठीक है, माइनस CJ। ठीक है, CJ का मान कितना है, 5 है, तो 5 - 5 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब इसके लिए आप ZJ निकालो, तो ZJ = 0 को आप गुणा करो 19 से, तो 0 प्लस 5 को इससे गुणा करो तो 2 - 3, तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मान कितना आया, -1 आया। फिर देखो इसको करोगे तो 0, इसको करोगे तो 0 माइनस ये 0, फिर देखो ये 0, ये 5 को 1 से किया तो 1 -1, तो कितना आ गया, ये ZJ - CJ मुझे यहाँ मिल गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये मुझे मिल गया 0 - 1, 0 - 1 0 1। ठीक है, अब मुझे बनानी होगी इसकी तीसरी टेबल। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसी कितनी टेबल हम बनाते रहेंगे। हमें जब तक टेबल बनानी है जब तक मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव ना मिल जाए। ठीक है, मतलब फॉर ऑल ZJ - CJ > 0 ना मिल जाए, मतलब यहां एक भी नेगेटिव नहीं आए, सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए, तब हम इस टेबल को वहीं रोक देंगे। यहां देखो कोई सारे पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं, ये अभी भी नेगेटिव आ रहे हैं। अब पूरी की पूरी टेबल में सबसे छोटा कौन सा है, यही है, यही है, मतलब ये क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एंटरिंग एलिमेंट हो गया। अब यहां क्या निकलेगा, B/xi निकलेगा। ठीक है, मतलब भाग दे दो। ठीक है, एंटरिंग एलिमेंट वाली लाइन का इसमें इस बार 9/19
और 2/0, तो 2/0 अनंत होता है, तो इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो। अरे 2/0 कैसे है? ये है, इसका लगेगा, इसका नहीं लगेगा। ये वाली एंट्री हुई ना, तो 2/5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो देखना यहां से 9/, ये 19/5 था, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई शायद, ये 19/5 था। ठीक है, ये 19/5 था, तो ये 9×5 = 45 हो जाएगा। ये 45/19 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 45/19 होगा, और ये 5 होगा। बिल्कुल, अब एकदम सही है। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 19/5 था, इस चीज़ को देख लेना। अब देखो आगे, दोनों में गुण मिनिमम कौन सा है? यही है। तो ये क्या हो जाएगा? आउटगोइंग। किसको बाहर ले जा रहा है? ये x3 को बाहर ले जा रहा है, मतलब इस बार x3 क्या हो जाएगा? इसमें आउटगोइंग हो जाएगा। ठीक है, x3 क्या हो जाएगा? आउटगोइंग। दोबारा टेबल बनाओ अब। तो देखो, ये XB, ये CB, ये CJ, ये B, ये X1, X2, X3, X4। यहां से देखो CJ का मान कितना है? वो ये ऊपर वाला सेम रहेगा हर बार, ये चेंज नहीं होगा। अब देखो बाहर कौन चला गया? किसको काट रहे हैं? ये इधर से जा रहे हैं, ये इधर से जा रहे हैं, ये इसको काट रहा है, मतलब 19/5 क्या हो गया? इसका की एलिमेंट हो गया। बाहर कौन गया? x3 गया। x3 की जगह एंटर कौन हो गया? x2। तो यहां कितना आ गया? x2 आ गया। x2 का कोफिशिएंट कितना है सर? 3 है, तो यहां कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब ये वाली रो निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरी की पूरी समीकरण में 19/5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 19/5 का, तो ये कितना हो गया? 45/19। ठीक है, ये 0, ये 1, इसमें दोगे तो ये 5/19। ठीक है, इसमें दो आप -3/5 गुणा 5/19, तो माइनस का 3/19, ये आ गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखो, ये तो x4 ऐसा का ऐसा है, सॉरी x4 नहीं है, x1 है, ये x1 ऐसा का ऐसा, ये 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये चेंज होगा अब। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखो, ये वाली रो निकालनी है अब, तो इसके लिए ये वाली रो एज इट इज लिख दो। 2 1 2/5 0 1/5, 2 1 2/5 0, फिर माइनस कर दो। माइनस जो अभी रो आई है, कौन सी आई है? ये आई है 45/19 0 1 5/19 -3/19, तो माइनस माइनस प्लस, फिर गुणा। कौन सी रो निकाल रहे हो? ये, तो इसकी एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले से गुणा, मतलब 2/5 से गुणा। ठीक है, 2/5 से गुणा। इसको सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सोल्व करते रहना। ये मिलेगा 2 1 2/5, सॉरी 20/19। ठीक है, इसका मान तो मिलेगा आपको 20/19। क्लियर सभी स्टूडेंट को? देखो, इसको 5 के पहाड़े से काट दो, 9, तो 18/19। ठीक है, और ये 2 तो भाग दो, तो 38 माइनस 18/19, तो 20/19। ठीक है, इस प्रकार से सारे रिजल्ट सोल्व कर लेना। फिर मिलेगा 1 0 1 0 -2/19, और फिर 5/19। ये आ गई अपने पास नई थर्ड टेबल। ठीक है, ये थर्ड सिंप्लेक्स है, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, यहां से निकालो ZJ माइनस CJ। ठीक है, ZJ माइनस CJ, इसको इससे गुणा करो, तो 0 प्लस 5 गुणा 1 -5, तो 0। फिर 3 को 1 से गुणा करो, 3 प्लस 0 -3, ये 0। फिर देखो 3 को इससे गुणा करो, 3 गुणा इससे करो, तो देखो 15/19 माइनस माइनस प्लस 10/19, 15/19 प्लस 10/19 -0,
तो ये हो जाएगा 25/19। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 25/19। फिर ये निकालो, 3 3 माइनस का 9/19, फिर माइनस ये 5 है तो 25/19, फिर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर, एक सेकंड, ये प्लस होगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्लस होता है। तो ये कितना हो गया, यहां से -19 एलसीएम आ गया, तो माइनस का 9 + 25 -1। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपके पास, एक सेकेंड, ये है माइनस का 3/19, 5/19, ये 3 5, एक सेकेंड, ये 0 है सर, ये 1 लिख दिया अपन ने, यहाँ 0 था ना, ये तो -0 होगा। तो यहाँ से घटाओगे तो आपको मिलेगा 16/19। ठीक है, 16/19। सारे के सारे ZJ - CJ कैसे हैं, पॉजिटिव है। फॉर ऑल ZJ - CJ कैसे हैं, पॉजिटिव है। सारे के सारे ZJ - CJ पॉजिटिव है, तो इसके आगे आपकी कोई भी टेबल अब नहीं बनेगी। अब आपको मिलेगा डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर। अब आपको फाइनल आंसर मिलेगा कैसे, x1 के बराबर में जो है वो तो x2 का, x1 के बराबर में है वो x1 का मान, तो x1 बराबर तो मिला 20/19। ठीक है, यहाँ वाले ही इसके आंसर होंगे। ये x1 के बराबर में है तो x1 का मान, ये x2 के बराबर में है तो x2 का मान, और x2 बराबर होगा 45/19। ठीक है, सिंस मैक्सिमम z बराबर अपने पास क्या था, क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ, मैक्सिमम z बराबर था 5x1 + 3x2, 5x1 + 3x2, x1 x2 के मान रखो, तो मैक्सिमम z बराबर 5 × x1 का मान 20/19 + 3 × 45/19। ठीक है, यहाँ से देखो ये 100 प्लस ये हो गया 90, 135/19, दोनों को जोड़ दो तो 235/19। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें और टाइप के जो क्वेश्चन बचते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। इस टाइप के क्वेश्चंस आप करके देखें। पहला काम आपका क्या होगा, मिनिमम को मैक्सिमम में बदलो, यूनिक्लिटीज को चेंज करो और सेम तरीके से टेबल बनाओ। टेबल की प्रैक्टिस जब तक आप 5-7 क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको इस टेबल की प्रैक्टिस नहीं होगी। एक बार देखते हो तो देखने में ये इजी लगता है, लेकिन गलती होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए इसका सीधा सा तरीका क्या रहता है कि आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।